फिर से रिपीट। बाबा बैद्यनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। हर 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 महादेव। आज देवघर फाउंडेशन के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम देवघर के शिक्षा की दशा और दिशा पर कुछ अपना विचार रखने हेतु मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। शिक्षा शब्द जो है बहुत ही व्यापक है और शिक्षा चूंकि राष्ट्र का विषय होता है, इसलिए इसमें अलग से देवघर को करके नहीं रखा जा सकता है। इसलिए पूरे राष्ट्र की शिक्षा की क्या दशा रही समय समय पर, और उसके साथ देवघर में भी लगभग कमोवेश वही दशा रही, उसके संबंध में पहले हम बात करेंगे। फिर एक स्पेशल अंत में देवघर की वर्तमान स्थिति पर, शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर कुछ हम लोग विचार रखेंगे। तो सबसे पहले है कि पाश्चात्य देशों ने जो कुछ कह दिया उसी को प्रमाणित माना जाता है। तो इस संबंध में एक बात रखना चाह रहा हूँ कि पूरे पाश्चात्य जगत ने हमारे ऋग्वेद को प्राचीनतम ग्रंथ माना है और उसी ऋग्वेद में सबसे पहले शिक्षा का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरी दुनिया में शिक्षा हमारे द्वारा ही दी गई है। शिक्षा रूपी सूरज हमारे देश से ही प्रफुल्लित होकर पूरी दुनिया में फैला है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अब आता है कि शिक्षा है क्या। अभी मैंने कहा ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद के साथ में शिक्षा शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया है। उसका आप सभी जानते हैं कि शिक्ष धातु में आप्रत्यय लग करके शिक्षा शब्द बना हुआ है, जिसका सीधा अर्थ होता है सीखना, सिखाना, जानना, जानकारी प्राप्त करना। शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा की अनेक परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने दिया है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी दिया है, हमारे देश के विद्वानों ने भी दिया है। जैसे कि विवेकानंद ने मैनिफेस्टेशन, गांधी जी ने भी दिया है डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। इसी तरह फ्रावेल डीवी डेवलपमेंट ऑफ इनेट प्रॉपर्टीज ऑफ मैन। इस तरह अनेक सभी ने दिया, लेकिन अपने ढंग से उन्होंने जो परिभाषा दी वो ठीक है। एक परिपूर्ण और आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की परिभाषा जो हो सकती है वो ये हो सकता है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति विद्याध्ययन और ज्ञानार्जन करते हुए उसके चरित्र का निर्माण, उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक और बौद्धिक विकास द्वारा उसका सर्वांगीण विकास होता है, वो शिक्षा है। और आगे कहें तो शिक्षा इतना ही नहीं है, शिक्षा राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ है। जैसे शिक्षा होगी, शिक्षा की स्थिति जैसे होगी, दशा जैसे होगी, देश की दशा भी वही होगी, उसी से वही उसका पैरामीटर है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षा जो है वह अनेक क्रमों से गुजरी है। हमारे देश में कभी जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारी शिक्षा के कारण ही, फिर मुस्लिम आक्रांता आए, फिर अंग्रेज आए और अंत में आज़ाद होने के बाद फिर शिक्षा की दशा जो है काफ़ी बदली है और बदलने जा रही है। तो शिक्षा जो है, जैसे हमने कहा, सामाजिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत इसको यदि व्यवस्था के आधार पर कहा जाए तो शिक्षा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन उससे हम ये देखते हैं शिक्षा क्या है कि एक अनमोल शिक्षा, अनमोल है, अनंत है, सागर है। शिक्षा शिव है, शिक्षा ब्रह्म है। इसको हम यूं कहें कि सात समंद को मसी करो, लेखनी करो सब राई, धरती को कागज करो, शिक्षा गुण लिखा न जाए। तो इससे अब क्या कहा जा सकता है, शिक्षा बहुत ही व्यापक है, इसको एक सीमा में बांधना असंभव है। तो व्यवस्था के आधार पर शिक्षा को 3 भागों में बांटा जा सकता है, बांटा गया है। फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो शिक्षा 4 दीवारी के अंतर्गत होती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर होती है।
जो अभी चल रही है वर्तमान, सबसे ज़्यादा यही व्यापक है। दूसरा नॉन फॉर्मल है, जो घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसमें चार दीवार की जरूरत नहीं होती है, कोई पाठन की, कोई स्कूल की जरूरत नहीं होती है। डिस्टेंट एजुकेशन, करस्पॉन्डिंग एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ये सब इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरा इनफॉर्मल एजुकेशन, जो सूचनाओं के द्वारा अपने जो हम महसूस करते हैं उसके द्वारा जो शिक्षा प्राप्त होती है वह इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। जैसे बच्चे जन्म के बाद से ही शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर देते हैं और जीवन पर्यंत शिक्षा चलती है। जन्म के बाद जो शिक्षा ग्रहण होता है बच्चों के द्वारा स्वयं के उसके अनुभव से, उसके महसूस करने से, वह इनफॉर्मल एजुकेशन का एक उदाहरण है। अब चलते हैं आगे कि जैसे ही फॉर्मल एजुकेशन के कैटेगरी में आ जाए, वही सबसे प्रसिद्ध है। तो शिक्षा के अंतर्गत यदि हम देखें तो एक त्रिकोण बनता है, उसके तीन बिंदुओं के बीच में, तीनों भुजाओं के बीच में विद्यार्थी होता है, बच्चा होता है। उसके उस त्रिभुज के प्रथम बिंदु पर विद्यार्थी का परिवार होता है, उसके दूसरे बिंदु पर स्कूल होता है और तीसरे बिंदु पर समाज होता है, उसके कॉम्पेनियन, उसके दो साथी दोस्त होते हैं। इन तीनों का व्यापक प्रभाव उसके चरित्र निर्माण पर पड़ता है, निश्चित रूप से पड़ता है। अब उसके पहले बिंदु पर देखें तो परिवार, किसी भी बच्चे की प्रारंभिक पाठशाला परिवार होती है। माँ उसकी पहले गुरु, पिता दूसरे गुरु, इसके अलावे और भी जो भी रहते हैं घर में सदस्य, उन सब से उन्हें कुछ शिक्षा प्राप्त होती है। अब इसमें एक बात और क्लियर कर दूं, एक समय था वास्तव में शिक्षा का असली जगह संयुक्त परिवार होता था, जहां पर एक सहिष्णुता जो आज लोगों में नहीं देखा जाता है, वो सहिष्णुता की शिक्षा बच्चे को संयुक्त परिवार में मिलता था, अपने आप मिलता था। यही नहीं, सोशियो कल्चरल हेरिटेज, जैसे रामायण महाभारत की कहानियाँ या कुछ भी हो, वो हमारे नाना दादा दादी से हम लोगों को मिलता था, बच्चों को मिलता है। तो अब शायद ये मुश्किल होने जा रहा है कि अब सारे संयुक्त परिवार लगभग टूट चुके हैं, अब एकल परिवार बन चुका है। एक समय था जब नारा दिया जा रहा था कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लोगों ने इसका गलत अर्थ निकाला। वहाँ पर अर्थ, उसका उद्देश्य था जनसंख्या कम करना, लेकिन लोगों ने परिवार को ही छोटा खंडित कर दिया, मट गए। ऐसी स्थिति आ रही है दोस्तों कि जितना छोटा परिवार कि बच्चे बाहर हैं, माँ बाप घर में हैं, बीमार पड़े तो दवाई लाने वाला कोई नहीं होता है, ऐसा देखा गया है। बम्बई में आपने देखा होगा कि एक माँ, उसके बच्चे अमेरिका में और माँ घर में ही रहते रहते मर गई। बच्चा जब आता है 6 महीने का उसका बेटा, तो खोलता है किवाड़, तो वहाँ पर उसका सिर्फ हड्डी बचा हुआ था, बैठा हुआ कुर्सी पर। तो ये दशा हो गई है। हमने स्वयं ही इसको, अपने शिक्षा के एक सोर्स को, एक जगह को खत्म कर दिया है। ठीक है, तो पहला जो एजुकेशन का जगह है वो है परिवार। इसके बाद आता है स्कूल। स्कूल में शिक्षक के द्वारा उन्हें बच्चे को शिक्षा दी जाती है अनेक प्रकार से। स्कूल एक सोसाइटी है, उसको कहा गया, जॉन डीवी ने कहा है, स्कूल इज सोसाइटी इन मिनिएचर। बिना सामाजिक परिवेश में शिक्षा नहीं हो सकती है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह दर्शन से भी जुड़ा हुआ है। तो स्कूल का माहौल और उसके टीचिंग पर बच्चे पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और तीसरा जो बिंदु है, तीसरी जो भुजा होती है त्रिभुज की, वह है बच्चे का समाज। जब बच्चा स्कूल से आता है और घर से निकल करके अपने समाज में दोस्तों के साथ जाता है, उसके साथ विचारों का आदान प्रदान होता है। यदि गंदे बच्चे होते हैं, जिनका संस्कार खराब होता है, उसके साथ इस अच्छे बच्चे का यदि मेल मिलाप होता है, तो उनके गंदे आचरण को सीख सकता है और सीखता है। उस कलुषित वातावरण से बच्चे को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितना रोकेंगे आप, वो जाएगा ही। उसका यह स्वभाव है बच्चे का, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट वो उसी ओर ले जाता है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, तो इससे अब यही इसमें आता है, इसका क्या हम कर सकते हैं। उस कलुषित वातावरण से, समाज से
बच्चे को अलग करना अस्थायी रूप से, यह कैसे हो सकता है? इसका एक ही इसका उपाय था जो हमारे पूर्वजों ने किया था, गुरुकुल आश्रम। पूरे विश्व की सर्वोत्कृष्ट शिक्षा आज भी वो समीचीन है। उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था छोटा आंशिक रूप से हमने लागू किया है। सेंट्रल स्कूल है, नवोदय स्कूल है, और यहाँ पर नेतरहाट है। वही गुरुकुल आश्रम का ही वो प्रतिरूप है, छोटा सा। हम उसे छोड़ नहीं पाए हैं। आशा है कि आगे उसे लागू किया जा सकता है। तो गुरु आश्रम जो होता है वह एक अपने आप में सामाजिक वातावरण वहाँ रहता है। जब बच्चे का उपनयन संस्कार होने के बाद वह गुरु आश्रम जाता है, वहाँ उसकी शिक्षा प्रारंभ होती है। वहाँ पर गुरु होते हैं, गुरु प्रवर होते हैं, अनेक शिक्षक होते हैं और गुरु माताएं होती हैं। ये इन सबों के द्वारा उसको वहाँ पर सामाजिक परिवेश मिलता है जो सिर्फ पॉजिटिव परिवेश ही वहाँ पर मिलता है उसको। वो कलुषित वातावरण से दूर हो जाता है और तब उसका चरित्र का निर्माण जो होता है वह सही दिशा में होता है। हमारे गुरु आश्रम में शुरू में वेद, उसके बाद धीरे धीरे उसमें बहुत कुछ चेंज हुए। वेद, वेदांग, साहित्य, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष का अध्ययन कराया जाने लगा। इसके बाद उसमें विज्ञान भी था। लोग कहते हैं आज की विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन विज्ञान भी था। बहुत उन्नत किस्म का विज्ञान था जो विश्व में आज तक नहीं है। उस जितने उन्नत किस्म का विज्ञान हमारे गुरु आश्रमों में था। इसका उदाहरण हम देते हैं। गुरु जो होते थे वो शिक्षक के होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। जैसे विश्वामित्र, उनका आश्रम था। कैसे तड़का उनके आश्रम को तहस करने को आदत रहती थी, क्योंकि वह वहाँ पर अनेक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर रहे थे। विज्ञान नहीं तो अस्त्र कहाँ से निर्माण होगा? इसी तरह से दूसरा एक उदाहरण हमारे इतिहास में रामायण में मिलता है। महर्षि अगस्त्य, जिनका आश्रम दंडकारण्य में था, जब राम वनवास गए थे उनके पास गए थे और उन्होंने उनको ऐसा अमोघ अस्त्र दिया था। उस अस्त्र के द्वारा भगवान राम ने रावण के नाभि को बद्ध किया था। तभी वो उसके तो ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग बेकार हो जाता था। तो हमारे ऋषि मुनि जो थे बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। मैं एक और उदाहरण देना चाह रहा हूं। परमाणु बम, जब अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के यह घोषणा की वो परमाणु बम बना रहा था, उसके अगेंस्ट में स्वयं वहाँ के राष्ट्रपति ने परमाणु बम बनाने के लिए मैनहट्टन समिति बनाई और उसका अध्यक्ष बना दिया रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उसने बम बनाया। अब बम बनाने का उसका विस्फोट भी किया न्यू मैक्सिको में, और उस जगह का नाम उसने दिया था ट्रिनिटी, त्रिदेव। इसका अर्थ था त्रिदेव। बम विस्फोट हो गया। फिर उसके बाद जापान के दोनों जगह पर बम गिरा। उसके 1 साल के बाद वह ओपेनहाइमर जब कहीं गया तो लोगों ने पूछा उससे, न्यूज़पेपर वालों से पूछा कि आपने इतना बड़ा ये कार्य कर दिया, इससे तो मानवता की बहुत हानि हुई। तो ओपेनहाइमर कहता है कि यह इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। पत्रकार पूछते हैं भाई पहली बार नहीं तो इसके पहले महाभारत काल में हुआ है। अब ये देखिए कि महाभारत काल में जरूर हुआ है परमाणु बम विस्फोट जैसा कार्य। ब्रह्मास्त्र चला है लास्ट में, यानी जो परमाणु बम आज का है वह हमारे ब्रह्मास्त्र से तुलना है। ओपेनहाइमर ने उसका बहुत कुछ बताया। उसमें परमाणु बम बनाने के लिए भागवत गीता, रामायण और महाभारत का अध्ययन किया और संस्कृत मैंने सीखा इसके लिए। साथ ही साथ इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी हमारे पास भारत से अंग्रेजी काल में, जिसको पढ़ करके मैंने परमाणु बम बनाया। और जब वो मैनहट्टन में परमाणु विस्फोट किया था, प्रयोग किया था, और उस समय जो स्वरूप दिखा था उसने उसका तुलना भगवान कृष्ण के गीता में विराट रूप दिखाया था उससे किया था। ऐसा वो चकाचौंध वहाँ पर हो गया था। तो दोस्तों, लोग कहते हैं पश्चिम वाले या वामपंथी कि हमारा विज्ञान था नहीं, जितना उन्नत विज्ञान हमारे यहाँ था कहीं नहीं था। इसको मैं और बाद में बताऊंगा कितना हमारे गुरु आश्रम में।
गुरु आश्रमों में बच्चे को शिक्षा जो दी जाती थी उसका 3 प्रक्रम होता था। पहले पढ़ना, गुनना और आचरण में लाना। पढ़ना कैसे होता था? तो गुरु अपने विषय के जो भी गुरु होते थे वो अपने विषय का लेक्चर देते थे। अब फिर एकांत जगह में बच्चे जो थे, स्टूडेंट थे, वो जो लेक्चर दिया जाता था, जो पढ़ाया जाता था, उसका वो गुनते थे, मनन करते थे कि क्या है वास्तव में ये, और अंतिम उसका चरण होता था उसको आचरण में उतारना। जो आज की शिक्षा में ये चीज नहीं है। आज की शिक्षा में आचरण की कोई जरूरत नहीं, बस पढ़ लिए हो गया, आचरण क्या है पता नहीं। तो इस तरह से हमारा जो गुरु आश्रम था बहुत ही उच्च कोटि का था, आज भी वो होना चाहिए। उससे बड़ी, उससे अच्छी शिक्षा व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। अब आते हैं वर्षों इसके बाद, अभी प्राचीन काल में ही हम देखें, दुनिया में पहला यूनिवर्सिटी भारत में ही था। भारत में ही पहला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इस आज से 400 वर्ष पूर्व, आजकल पाकिस्तान का रावलपिंडी जगह है, वहीं पर है, उसका खंडर बचा हुआ। इस आज से 400 साल पूर्व राजा भरत ने उसकी स्थापना की थी, उसका उस नगर को बसाया था। और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह राजा भरत के बेटे तक्ष ने स्थापित किया था, इसलिए उसका नाम तक्षशिला पड़ा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय मुख्य रूप से वैदिक शिक्षा दी जाती, शस्त्र और शास्त्र दोनों वैदिक शिक्षा के द्वारा। वहां पर अनेक विद्वानों ने शिक्षा लिया। सबसे पहले आचार्य चाणक्य, जीवक जो चिकित्सक थे उस समय के, पाणिनि व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने वहां पर लिया है। इस बार अनेक राजाओं ने, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, राजा प्रसेनजीत, राजा आम्भी, पौरव, इस तरह अनेक, उसको राजकुमारों का महाविद्यालय भी इसलिए कहा गया था, उच्च कोटि का था। वह ईसा के बाद लगभग 600 ईस्वी तक चला। वह ऐसे महत्वपूर्ण जगह पर स्थित था जहां पर धरती से कहते हैं सोना उगलता है, वैसे जगह पर था। गुरु आश्रम जो हुआ करते थे हमारे, यूनिवर्सिटी जो हुआ करती थी, वह सेल्फ सस्टेन होता था। हालांकि ये जो तक्षशिला था वहां पर शुल्क देना पड़ता था विद्यार्थियों को, लेकिन और जो गुरु आश्रम जंगलों में बसे थे वहां पर शुल्क नहीं देना पड़ता था, निःशुल्क होता था। वहां पर बच्चे खेती भी किया करते थे। इसका एक उदाहरण सब जानते होंगे, महर्षि धौम्य का आश्रम आरुणि, खेतों की देखभाल करने जाता, मेड़ कटा हुआ था, उस मेड़ को काटने की कोशिश की, नहीं हुआ तो सो गया उसी में। इसका ये अर्थ इससे निकल रहा है कि गुरु आश्रम के द्वारा खेती की जाती थी, और यदि खेती से नहीं होता था फिर समय पर भिक्षाटन, उससे पेट भरने के लिए सामग्री जुटाई जाती थी। तो गुरु आश्रम जो थे एक सेल्फ सस्टेन होता था। कहीं कहीं राजाओं ने दान भी दिया है, लेकिन सभी जगह नहीं, बहुत कम जगह में। गुरु आश्रम दान जल्दी से नहीं लेते थे। गुरु आश्रमों में था बच्चे का सर्वांगीण विकास। गुरु आश्रमों का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना, और बच्चे को मैनुअल वर्क, जब वैसे ही किशोरावस्था में पहुंचे, उनका मैनुअल, खेती कराना, कुदाल चलवाना, काटी कटवाना, लकड़ी कटवाना, ये सब कार्य करवाया जाता था। आज की शिक्षा में भी है, जो एडोलसेंट का पीरियड होता है वो प्यूबर्टी का होता है, सेक्सुअल स्थापना का होता है शरीर में। उस समय आंधी तूफान का समय होता है किशोरों में। तो उस सेक्सुअल एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए आज की शिक्षा में कहता है कि मैनुअल वर्क कराया जाए। उस समय गुरु आश्रम में मैनुअल वर्क कराते थे, और शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था सबसे पहले जीविकोपार्जन, उसका चरित्र निर्माण, और जीवन के सारे समस्याओं को दूर करना, जो आज भी है। शिक्षा को रामबाण कहा गया, पैनासिया कहा गया है। एजुकेशन इज द पैनासिया टू रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड। सारी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। तो हमने देखा क्या, गुरु आश्रम जो हमारा है वह चतुर्थी छात्रों का चतुर्थी विकास कराता है। इसके बाद हमने अभी तो बताया तक्षशिला के संबंध में कि वहाँ पर हमारे कितने मनीषियों ने शिक्षा ग्रहण किया था। वो जो तक्षशिला था वह रेशम मार्ग पर स्थित है, जो चाइना से निकलकर मध्य एशिया तक जाते, यूरोप तक जाते। उसका एक ब्रांच
हमारे देश की ओर आता, उसी रोड उसी मार्ग पर वह बसा हुआ था। इसका एक बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी है कि हुनों ने आक्रमण किया। हुनों ने समझा 6ठी शताब्दी में कि वो एक राजप्रासाद है, उस पर आक्रमण करके उसको बहुत हानि पहुंचा दी। उसके बाद धीरे धीरे तक्षशिला जो था हमारा नष्ट प्राय हो गया। पहले वैदिक शिक्षा होती थी, बाद में उसमें बौद्धिक शिक्षा भी होने लगी, और फिर लास्ट में जैन शिक्षा भी उसमें दिया गया। इस गुरु आश्रम परंपरा के बाद, इस यूनिवर्सिटी के बाद हमारे देश में तक्षशिला समाप्ति होने जा रहा था। उस समय हमारे देश में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई 450 ईस्वी में। गुप्त वंश के शासक ने उसकी स्थापना की। वह इतना विशाल था, जिसमें 10,000 विद्यार्थी शिक्षा लेते थे। उसमें एंट्रेंस टेस्ट भी होता था द्वार पंडितों के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था वह विशाल था, दुनिया विशालतम, 9 मंजिला, 3 भाग थे उसके। दुनिया के सारे पुस्तक वहाँ पर थे। और बख्तियार खिलजी ने 1193 में उसे नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि उसकी किताबों को जला जला के सैनिकों ने भोजन बनाए, 6 महीने तक वो जलता ही रहा। इसके साथ साथ आता है, इसके विकास के क्रम में हमारे देश में गुरुकुलीय शिक्षा का विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में, इसकी स्थापना पाल वंश के शासक ने की थी। यह भी वज्रयान का था, नालंदा महायान का था, उसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा गया। इसका भी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने ही 1205-6 में नष्ट कर दिया। इसके बाद उदंतपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के पास ही आता, वो पाल वंश ने उसकी स्थापना की थी। ये भी धीरे धीरे जब मध्यकाल आते गया, आपस में लड़ते गए, ये भी इसके साथ समाप्त हो गया। इसी समय 7वीं शताब्दी में एक और विश्वविद्यालय था वल्लभी, गुजरात में। यह भी बौद्ध का हीनयान का था। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा गुरु आश्रम शिक्षा प्रणाली जो है प्राचीन भारत का बहुत बड़ा स्थल हुआ करता था। अब जैसे ही इसके बाद मध्यकाल के बाद हमारे यहाँ मुसलमानों का आक्रमण था, लेकिन इसके पहले मैं ये कह दूं कि हमारे उस प्राचीन काल में जब तक मुसलमानों का आक्रमण नहीं हुआ था, हमारे देश की शिक्षा की दशा बहुत ही उत्तम कोटि की थी। इतनी उत्तम कोटि की थी, दुनिया को शिक्षा के द्वारा 0 और दशमलव दिया। वो न होता तो आज दुनिया कहाँ होती पता नहीं है। इसके बाद हम आते हैं मुस्लिम आक्रांति। मध्यकाल मुसलमानों ने आक्रमण किया। उनका मुख्य उद्देश्य था लूटना, धन लूटना, और जो रास्ते में उसको नष्ट करना। इस समय हमारी शिक्षा की बहुत जोर से हानि हुई। मुसलमानों के आक्रमण के मार्ग में जो भी शिक्षा स्थल पड़े, जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, उसको नष्ट कर दिया। हम सबसे बड़ी हानि यदि हुई तो स्त्री शिक्षा की होगी। स्त्री शिक्षा की दिशा बड़ा दयनीय होगी। लड़कियों को स्कूल जाना, आश्रम जाना, जो भी जगह था, मना कर दिया गया पूर्ण रूप से। पर्दा प्रथा आ गया महिलाओं में, मुसलमानों से बचने के लिए। ये बहुत बड़ा सेटबैक था हमारे समाज के लिए, हमारी शिक्षा की। लेकिन जो शिक्षा स्थल जंगलों में, वनों में थे, उधर ये लोग नहीं गए। अब विशेषकर दक्षिण भारत में अब आपको मैं एक व्याख्यान देता हूँ कि हमारी पुरातन व्यवस्था के अंदर, गुरु आश्रम के अंदर शिक्षा व्यवस्था इतनी उच्च कोटि की थी, इतना महत्वपूर्ण था कि उसकी रक्षा के लिए भगवान राम ने भी कमर कसा था। को मालूम होगा, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो वे कहीं किसी भी वन में अपना वनवास बिता लेते, हो जाता काम खत्म। लेकिन उन्होंने पंचवटी के रास्ते दंडकारण्य को ही क्यों चुना? इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क है। आप जानते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, कई मर्यादा को स्थापना की हमारे देश में। पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में और राजा के रूप में। लेकिन यह किसी को मालूम नहीं कि उन्होंने शिक्षा के संरक्षक का भी नियामक स्थापित किया है। दंडकारण्य में उस समय राक्षस लोग ऋषि मुनियों को खा ही नहीं रहे थे। वे लोग सारे ऋषि आश्रमों को नष्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ
बड़े विद्वान वैज्ञानिक ऋषि मुनि अनेक प्रकार के अस्त्रों का निर्माण करके उनको नष्ट कर देते, इसलिए वो ऋषि राम को नष्ट कर रहे थे। भगवान राम ने इसीलिए कमर कसा कि शिक्षा को बचाने के लिए उन्होंने दंडकारण्य में कमर कसा और राक्षसों का नाश किया। कहा था 3 दिन 3 रात लगातार दोनों भाई लड़ते रहे और दंडकारण्य से उनका नाश कर दिया। आज भी दक्षिण भारत, उस समय भी दक्षिण भारत जो था वह काफ़ी विकसित था शिक्षा के क्षेत्र में, बीच में भी था, आज भी है। अब मैकाले के बयान से आपको पता चलेगा कि कितना विकसित था। काल के बाद में आता है अंग्रेजी काल। 1757, 1760 पलासी युद्ध, बक्सर युद्ध, 1764 बंगाल बिहार की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई। अंग्रेज कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में प्रेसिडेंसी स्थापित कर लिए, यहाँ के एक तरह से शासक हो गए। अब उनका था कि हम पूरे देश पर कैसे करें, तो सबसे पहले शिक्षा पर उन्होंने आघात किया हमारे देश का। कैसे करें? 1781 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसके लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। हमारे शिक्षा का वास्तव में डाउनफॉल यहीं से शुरू होता है। शिक्षा को समाप्त करने का यहीं से षड्यंत्र रचा गया। एशियाटिक सोसाइटी की विलियम जॉन्स ने स्थापना की थी इसकी, एशियाटिक सोसाइटी की। इसके द्वारा उन्होंने उद्देश्य तो दिया कि भारतीय साहित्य और संस्कृति का अध्ययन करना, लेकिन छुपा हुआ एजेंडा उनका था अध्ययन करके इसके साहित्य और संस्कृति को नष्ट कर दें। उनका ये मानना था कि जब तक साहित्य और संस्कृति को नष्ट नहीं किया तो गुलाम नहीं बना सकते हैं पूर्ण रूप से, और उन्होंने वही किया एशियाटिक सोसाइटी में। उन्होंने सबसे पहले हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम पर श्रीमद् भागवत गीता का सर्वप्रथम अनुवाद किया अंग्रेजी में, फिर हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस तरह के अनेक, रामायण महाभारत का भी। और 1791-92 में उन्होंने मनुस्मृति का, अब देखा जाए मनुस्मृति के संबंध में उसमें क्या कहा गया है, एक लाइन है कहीं कि जो वेद पढ़ेगा शूद्र तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा। अब जिसे अध्यात्म में, जिसे धर्म में आत्मवत सर्वभूतिस्व माना गया है, मानव कल्याण की बात की गई है, वहां ऐसा अमानवीकृत नहीं हो सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। क्या किसी शूद्र ने यदि वेद को पढ़ा, उदाहरण तो कहीं नहीं मिलता कि उसके कान में डाल दिया गया शीशा। अब जैसे वाल्मीकि का ही लेते हैं, वो तो शूद्र थे, उन्होंने वेद पढ़ा ही नहीं, वो एक गुरुआश्रम चलाने लगे, इतने बड़े विद्वान बने, रामायण लिखा उन्होंने, तो कहीं तो उदाहरण नहीं मिलता कि उसको उनको कान में उनके दिया गया वो शीशा पिघला हुआ। तो ये अंदाज लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि मनुस्मृति को मैनिपुलेट किया गया है अंग्रेजों के द्वारा। इसी तरह रामायण में सांब का वध, एक विशेष शूद्र को वध के लिए उसमें, ये सब नहीं हुआ होगा, अंदाज है, ये सब जबरदस्ती उन लोगों ने डाल दिया है। हमारा देश चूँकि गुलाम था, मुसलमानों से पराक्रम तक कोई निकलते नहीं थे, सब अपने अपने घरों में रहते थे, जाते जाते किसी तरह से अपना जीवन चलाते थे, किसी को समय नहीं था कुछ देखने का। अंग्रेजों ने ये सब काम किया उस समय। ठीक है, अंग्रेजों के अंतर्गत आ गई, उन्होंने शिक्षा अब शुरू किया, तो अंग्रेजी, पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से देने का उन्होंने निश्चय किया। आते हैं उस समय 1813 में सबसे पहले इसके लिए अंग्रेजों ने 1 लाख रुपये सालाना शिक्षा पर खर्च करने का आदेश दिया। इसी समय आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। शिक्षा कैसे देना चाहिए, तो उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया, अधोमुखी निस्यंदन। क्या था ये कि भारत के उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दे दी जाए तो वह शिक्षा निम्न वर्ग में अपने आप चला जाएगा। अब यह उनकी अपनी थी कल्पना, यह हो नहीं सकता है। लेकिन इसी बीच अब आ गया एक विवाद कि शिक्षा अंग्रेजी में हो या भारतीय भाषा में हो। बहुत बड़ा विवाद उठा, आंग्लवाद, प्राच्यवाद दो खेमे बन गए, दोनों का विवाद हुआ। और यह आते आते लास्ट में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनके समक्ष आया, 1835 की बात है। बेंटिक ने इसको रिजॉल्व करने के लिए
जो उनका विधि सदस्य था मैकाले, कुख्यात मैकाले, उसको सुपुर्द कर दिया। अब मैकाले ने वही दिया जो चाह रहे थे अंग्रेज। वह तो बहुत ही धूर्त व्यक्ति था मैकाले। उसने 1835 के फरवरी में यहाँ अपना रिपोर्ट दे करके अब वह जवाब इसको और संरक्षण करने के लिए ब्रिटेन चला गया। अब वहाँ के संसद में उसने अपना वक्तव्य इस बात को रखा। तो संसद से पूछा कि कैसे करोगे तुम? उसने वहाँ जवाब दिया है, उसकी कॉपी कहीं कहीं है, हम लोगों को कुछ देखने का मिला है अवसर। उसने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतना आक्रमण के बाद भी बहुत उच्च कोटि की है। अमरावती दक्षिण भारत, धातु कर्म का भी विश्वविद्यालय था वहां पर। कांगड़ा में उसने दिया है, जो हिमाचल में है, वहां पर सर्जरी का विद्यालय था, कॉलेज था। इस तरह से अनेक उसने दिया है। और उसने दक्षिण भारत के बारे में उसने वर्णन किया कि काफी उच्च कोटि का था। तो अब मैकाले ने बहुत कुछ किया। वो मैंने कहा मनुस्मृति, रामायण, ये सब कुछ छेड़ते हुए उसने जो शिक्षा का मीडियम दिया, अंग्रेजी, उच्च शिक्षा का मीडियम दे, उसने अंग्रेजी दे दिया। लेकिन धीरे धीरे कुछ भारतीयों ने इसका विरोध किया। विरोध करते करते 1854 का समय आता है जब वुड्स डिस्पैच, एक अंग्रेज थे वुड्स शिक्षा शास्त्री, उन्होंने शिक्षा के लिए एक घोषणा पत्र बनाया जिसको वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। इसमें घोषणाएं की गई ये होगा, ये होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सबसे अच्छा उसने दिया था कि प्राथमिक शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए और स्थानीय भाषा में होना चाहिए। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए, किया जाएगा। लेकिन उच्च शिक्षा जो है वह अंग्रेजी में ही होगी, ये नियत कर दिया गया। 1857 के युद्ध के बाद कॉलेजों की स्थापना हुई है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, तीनों कॉलेजों की स्थापना हुई है। हमारे देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, 3 विश्वविद्यालय बने। इस तरह हमारे शिक्षा कुछ गिरते पड़ते अंग्रेजियत को लेते हुए आगे बढ़ती है। हमारा भारतीय शिक्षा की उस समय दशा जो थी दयनीय होते जा रही थी। अंग्रेजों ने अपने अनुसार उसे बना लिया था। अंग्रेजों को शिक्षा देकर के भारतीयों को विकास नहीं करना था, उनको अपने लिए क्लर्क बनाना था, ऑफिसर भी नहीं बनाना था। उन्होंने स्कूलों की स्थापना इसलिए की कि ये शिक्षा लेकर के जो फारसी स्वराज की भाषा थी मुसलमान में, तो फारसी भाषा और अंग्रेजी भाषा में पढ़ लें ताकि जनता से उनका संवाद हो फारसी भाषा और स्थानीय भाषा में, और वो ऊपर के जो पदाधिकारी हैं अंग्रेज हैं उनको अंग्रेजी में बयान करके बतावें। ये मुख्य उद्देश्य था। तो शासन अपना सुधारना था। अंग्रेजों ने इसी वर्धा स्कीम के अंतर्गत गांधी जी ने जाकिर हुसैन को अध्यक्ष बनाया इसका, वर्धा स्कीम का, और शिक्षा के संबंध में कुछ अनुशंसाएं की गई लागू करने के लिए। मेन उसमें प्राइमरी शिक्षा थी जिसको कि स्थानीय भाषा में करना था, और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा, इसके बारे में भी दिया था। लेकिन उसका द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, वो फ्लॉप हो गया। अंत में आता है हंटर कमीशन। वो बड़ी गलत बातें उसकी, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया भारतीय समाज ने। भारत 47 में आज़ाद होता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजी काल में चरमरा चुकी थी। कुछ कॉलेज खुले, अंग्रेजियत आई, अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए जो कुछ बनाया उसमें से भारतीय भी कुछ लाभ ले गए। अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान तो इन्हें हो गया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा के उत्थान के लिए मुदालिर कमीशन बनाया, जिन्होंने हाई स्कूल के लिए रिकमेंडेशंस की। लेकिन इसके पहले 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया। विश्वविद्यालय आयोग में सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए रिकमेंडेशन दिए गए। यूजीसी का स्थापना का रिकमेंडेशन किया गया उनके द्वारा, कॉलेज शिक्षा के संबंध में दिया गया। लेकिन इसके बाद 1952 में आता मुदालिर, जो हाई स्कूल के संबंध में देता है। लेकिन हमारी सरकार के समक्ष एक व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का प्रश्न था, जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए एक समग्र शिक्षा नीति बने, उसके लिए उन्होंने 1964 में कोठारी कमीशन बनाया। इसमें 17 सदस्य थे, 12 भारतीय थे और 5 विदेशी सदस्यों को, शिक्षाविदों को रखा गया था। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका और जर्मनी के शिक्षाविद इसमें शामिल थे और सबों ने मिलकर के पूरे भारत में अध्ययन करके और जो रिकमेंडेशन दिया, कोठारी कमीशन ने प्राइमरी लेवल, प्री प्राइमरी लेवल से लेकर के कॉलेज शिक्षा, उसके बाद शिक्षकों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सबके बारे में रिकमेंडेशन दिया। अपने आप में ये परिपूर्ण है और जितने भी रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन के द्वारा किए गए हैं, आज तक किसी सरकार ने हुबहू लागू नहीं किया है। उसका एक था नेशनल इनकम या जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना, वो नहीं कर पाया कोई अभी तक। एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन था कॉमन स्कूलिंग। कॉमन स्कूलिंग का मतलब कि सभी बच्चे को 5 वर्ष के बाद प्राइमरी क्लासेस में इनरोलमेंट, चाहे वो आईएएस का बच्चा हो चाहे मजदूर का बच्चा हो, पूर्ण रूप से रेसिडेंशियल व्यवस्था, कॉन्वेंट स्कूल का कोई नामो निशान नहीं। ये रिकमेंडेशन हमारी सरकार लागू नहीं कर सकी। इसका अनेक कारण भी हैं, कारणों को बाद में देखा जाएगा। तो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। इस कोठारी कमीशन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करना, व्यापकीकरण करना और सेकेंडरी एजुकेशन का व्यवसायीकरण करना, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आज भी वो अधर में लटका हुआ है। अभी तक हम लोग प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन नहीं कर पाए हैं। इसके बीच में अनेक कार्य किए गए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। 1986 में फिर से एक शिक्षा नीति बनाई राजीव गांधी की सरकार ने, जो इट वाज नथिंग बट रिवीजन ऑफ कोठारी कमीशन। उसमें एक नवोदय विद्यालय को सिर्फ नया जुड़ा, कुछ नहीं। इसके बाद प्राइमरी शिक्षा के सुधार के लिए उसमें मेन था कि बच्चे जो गांव के हैं, गरीब हैं, वो स्कूल जाते नहीं, या जाते हैं तो आधा कुछ समय जाते हैं, निकल जाते हैं। अनेक बातें डाली गई कि बच्चे स्कूल में रहें और पढ़ें 5 क्लास तक, लेकिन अभी तक नहीं हो सका वो। 1995 MDM चला गया, शुरू किया गया कि भोजन वहीं दिया जाएगा, गरीब रहते हैं वहीं खाएंगे। लेकिन आज तक हम 60% बच्चे को प्राइमरी स्कूल में इनरोल नहीं कर पाए हैं, ना वो रख पाते हैं। दूसरा जो है हमारा वोकेशनलाइजेशन सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के जैसे पास कर निकलते हैं मैट्रिक, इंटर, वहाँ से वोकेशनल कोर्सेस विभिन्न प्रकार के, टेक्निकल लाइन जो है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब। इसके बाद व्यावसायिक शिक्षा अनेक प्रकार के होते हैं, ये देने का है, लेकिन अभी तक हम सफल नहीं हो पाए, हमारा देश सफल नहीं पाया। ये हमारी शिक्षा की। अंत में हम आते हैं कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी गई है, यह भी कोठारी कमीशन का ही रिवीजन है। 2-3 बातें इसमें नए दी गई हैं जिसे गौर करना जरूरी है कि बच्चों का सेल्फ असेसमेंट, उसके प्रत्येक दिन का क्लास का क्या रिकॉर्ड है, उसके आधार पर उसको मार्क्स देना। बच्चे से पूछना है कि बताओ तुमने कैसा परफॉर्मेंस दिया, तुमको कितना नंबर दें। और उसमें एक और तीसरा बिंदु था कि दूसरे बच्चे के बारे में भी उस बच्चे से पूछा कि वो कैसा बच्चा है, बताओ उसको कितना मिले, कैसा असेसमेंट करें। इससे ये करने की कोशिश की गई है कि बच्चे एक दूसरे से फिर लड़ेंगे नहीं, विरोध नहीं करेंगे, एक दूसरे से मित्रवत रहेंगे। ये बहुत अच्छा सामाजिक वातावरण क्रिएट करने का एक तरीका ढूंढा गया है। इसके बाद है एक महत्वपूर्ण अध्यापक शिक्षा, टीचर्स ट्रेनिंग। अभी लोग सुने जाते हैं टीचर्स कि भाई आईएएस करना आसान है, लेकिन इस शिक्षा नीति के कारण टीचर बनना मुश्किल हो गया है अब। तो मैं कहता हूं कि आप सही सोच रहे हैं। आईएएस एक लोक सेवक है और टीचर एक लोक सेवक नहीं, राष्ट्र निर्माता है, व्यक्ति निर्माता है। जब तक आप एक टीचर जो हैं, आप पूर्ण रूप से
एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन नहीं कर लेते हैं तो आप एक शिक्षक नहीं हो सकते हैं। उनसे कई जगह पर उनका इंटरव्यू होना चाहिए, उनसे बिल्कुल डेमो करके देखना चाहिए कि वास्तव में सफल होंगे कि नहीं क्लास में। अब शिक्षा में क्या है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, ये जो नारा था समाप्त हो गया। शारीरिक दंड प्रोहिबिटेड है। गुरु आश्रमों में भी विद्यार्थी को शारीरिक दंड दिया जाना निषेध था। जिस शिक्षक ने शारीरिक दंड दे दिया, कान मचोड़ दिया, मुर्गा बना दिया, छड़ी लगा दिया, वो असफल टीचर है, वो एक टीचर नहीं है। आपको देखना है उसकी भावना क्या है, क्यों उसने गलती किया, उसमें घुसना होगा। क्रोधित नहीं होना है, आपको क्रोधित नहीं होना है, उसकी भावना को देखना, क्यों उसने ऐसा गलती किया, ढूंढिए उसको, समझिए और उसको रिजॉल्व कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसलिए शिक्षकों को सिर्फ पास करने के लिए टीचर्स एजुकेशन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको आत्मसात करना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है ये हमारे लिए, हमारे शिक्षकों के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए। अब देखिए शिक्षकों का हमारे देश में क्या है, शिक्षक जो क्रीम होते हैं, जितने भी क्रीम शिक्षक होते हैं वो सरकारी स्कूल में जाते हैं और उनसे जो छटते हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं। अब विद्यार्थियों में देखिए, अच्छे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में चले गए, जो नीचे के बच्चे नहीं जा सकते, जिनको खर्च नहीं है या उतना योग्यता नहीं है, वो सरकारी स्कूल में। अब सरकारी स्कूल के टीचर उसको कितना आखिर में डेवलपमेंट करेंगे। कॉन्वेंट स्कूल में तो तलवार लटकी रहती है, टीचर को ये करना है, और अच्छे बच्चे सब, क्रीम बच्चे सब, तो वो रिजल्ट करेगा ही। अब वही देखिए सरकारी स्कूल में ये हमारा जो है नेतरहाट, वहाँ का रिजल्ट देखिए, वो भी सरकारी स्कूल है, सरकारी टीचर हैं जो यहीं से चुन के गए हैं, बीएड किए हुए हैं। बहुत कहते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल बेहतर है, इसे नहीं, टीचर तो एक नंबर जो है क्रीम जो टीचर है वो सरकारी स्कूल में। हमें उन्हें वो माहौल देना होगा। अब जिले के बाहर उनको यदि हम पोस्टिंग कर दिया था सरकार के द्वारा किसी कारणवश, तो वो घर आना जाना ही उनका तो है। ऐसे करेंगे स्थानीय जगह पर, लोकल जगह में, लोकेलिटी में उनका होना चाहिए। हम लोगों के समय में लोकल टीचर ही हुआ करते थे, याद है हम लोगों को, जब अपने नगर में जब पढ़ने जाते थे लोकल टीचर हुआ करते थे, उनका पठन पाठ, उनका अध्यापन बहुत अच्छा हुआ करता था। खैर, इसके पहले थोड़ा सा पाश्चात्य की ओर हम जाते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा है। पाश्चात्य विद्वानों ने जो मुख्य रूप से दार्शनिक थे, अरस्तु, पहले प्लेटो, रूसो, अरस्तु सबसे महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने क्या कहा था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। भाई इसका ये अर्थ हिंदी में कहीं लिखा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक जानवर, कहीं नहीं कहा जाता है सामाजिक प्राणी है। मनुष्य वास्तव में एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वह नहीं रह सकता है। समाज में ही शिक्षा दीक्षा हो सकती है। समाज से अलग करके मनुष्य को रखा गया है, प्रयोग किए गए हैं, तो वह मनुष्यता उसमें नहीं रह जाती है, मनुष्य के गुण उसमें नहीं आ पाते हैं। इसलिए अरस्तु ने गलत नहीं कहा था। अरस्तु की शिक्षा मुख्यतः आध्यात्म आधारित थी। पाश्चात्य विद्वानों ने दर्शन शास्त्र के साथ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्थापना की। 1920 में एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा का एक भाग के रूप में डेवलप हो गया। इसके जनक थे थॉर्नडाइक, जिन्होंने एक मेथड ऑफ टीचिंग दिया था, ट्रायल एंड एरर। और जॉन डीवी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, आधुनिक शिक्षा के ऊपर जनक कहा जाता है जॉन डीवी को। जॉन डीवी ने वैज्ञानिक ढंग पर शिक्षा को दिया। उन्होंने ही शिक्षा को ट्राइपोलर कहा। पहले विद्वान लोग बाइपोलर कहा करते थे कि गुरु और विद्यार्थी के बीच में ही आदान प्रदान होता है विचारों का, शिक्षा का। लेकिन जॉन डीवी ने उसको ट्राइपोलर किया कि गुरु, शिष्य और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम एक संतुलित और सही ठोस पाठ्यक्रम नहीं रहे तो फिर शिक्षा सही दिशा में नहीं जा सकता है। इसलिए जॉन डीवी का नाम बहुत ही उल्लेखनीय है इसमें। इन पाश्चात्य विद्वानों ने शिक्षा को 3 भागों में बांटा। शिक्षा के पीरियड को आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। आइडियलिज्म जो था, उन्होंने हमारे गुरु आश्रमों को उसका उदाहरण उसमें दिया है कि विद्यार्थी जो थे आइडियल के रूप में
मानते थे गुरु को, वही सब कुछ है, गुरु में ही सब कुछ है। अब उस समय जो शिक्षा थी वह टीचर सेंट्रिक थी, लेकिन मैं इस पर ऑब्जेक्शन करता हूँ। टीचर सेंट्रिक नहीं थी, गुरु सब कुछ जानते थे, वो बिल्कुल विद्यार्थियों का ही सर्वांगीण विकास करते, अपना विकास नहीं करते थे, इसलिए इस बात से असहमत हूँ। दूसरा थ्योरी आता है नेचुरलिज्म, कि प्रकृति ही पढ़ाई का, रूसो ने दिया, प्रकृति जो है वही पढ़ाई का असल माध्यम है, छोड़ दो विद्यार्थी को, अपना अध्ययन कर लेगा। उसमें नेचर टीचर के रूप में काम करता है, और मेथड ऑफ टीचिंग जो है वह ट्रायल एंड एरर। तो इससे शिक्षा के पद्धति में विद्यार्थी को बहुत देर लग सकता है किसी चीज़ को सीखने में। ट्रायल एरर करते माने जौथा ठंडलाम तो का सीखलाम जो एक है, ये गलती करेगा सीखेगा तो जीवन भर उसका शिक्षा पूरा नहीं होगा। और अंत में आता है प्रैग्मेटिज्म, वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, जो आज अभी लागू है हमारे देश में। पूर्ण रूप से यह विद्यार्थी की साइकोलॉजी पर निर्भर करता है। चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी का आविष्कार हुआ। इसमें बच्चे के इंक्लाइनेशन और इंटरेस्ट के अनुसार टीचर को पढ़ाना है, कि 5वें वर्ष में उसका कितना मेंटल डेवलपमेंट रहता है, उसकी किस में रुचि है। एजुकेशन इन प्ले वे, इस क्लास का वातावरण टेंस नहीं होना चाहिए। टीचर इस तरह से उस क्लास का वातावरण बना करके रखें, खुशनुमा जिसको बोलते हैं, विद्यार्थी को कुछ गलत हरकत, कुछ गलत बात सोचने का मौका ही नहीं मिले, हरकत ही नहीं कर सके वो, तो वो शिक्षा है। शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है शिक्षा में, शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है। मैंने कहा दूसरा जो पॉइंट है, शिक्षक को कहा गया है फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द स्टूडेंट। शिक्षक व्यक्ति निर्माता ही नहीं है, वह समाज के निर्माता हैं और राष्ट्र के निर्माता, अंततः युग निर्माता कहलाते हैं। जैसा शिक्षक वैसा राष्ट्र। राष्ट्र का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बल्कि कहिए, हमारे शिक्षकों पर निर्भर है। इसलिए शिक्षकों का कार्य बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षकों का स्थान भी हमारे समाज में बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है। इसलिए सभी शिक्षकों को उसके अनुसार काम करना चाहिए। अब आ जाते हैं दोस्तों कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। सभी जगह हमने शिक्षा की अभी दशा देखी, तीनों काल में। गुरु आश्रम काल हुआ प्राचीन भारत का, उसका मध्य युग, इस्लामिक काल, फिर अंग्रेजी युग में देखिए। इन दोनों युगों में तो हमारी शिक्षा बदतर होती गई। लेकिन आज़ादी के बाद शिक्षा में बहुत सुधार हुए हैं, स्कूल बन रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए अपेक्षित सुधार अभी हुआ नहीं है, बहुत कुछ बाकी है। मैंने कहा था कि शिक्षक जो होते हैं वह प्रणेता होते हैं, स्कूल का वातावरण बनाने वाला होते हैं, बच्चे को आगे बढ़ाने वाला होते हैं। जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे, याद आता है हमको कि जब 10th क्लास में पढ़ता था सराफ स्कूल में, श्रीकांत पंडित जी संस्कृत पढ़ाते थे। मैं साइंस का विद्यार्थी, संस्कृत पढ़ाते थे। तो दूसरी पाली में, माने टिफिन के बाद आधा बच्चे नदारद रहते थे, लेकिन श्रीकांत पंडित जी का क्लास ऐसा होता था कि हम लोग घर से खा कर दौड़े दौड़े पहुंचते थे उनका क्लास। इतना अच्छा वो क्लास लेते थे, 100% उपस्थिति होती थी। मैंने वही संस्कृत का क्लास विद्यालय में उस समय देखा, गोवर्धन साहिब विद्यालय में, और लक्ष्मण लाल प्रसाद पंडित जी पढ़ाते थे। बहुत उद्भट विद्वान थे वो संस्कृत के, लेकिन क्लास उनका डिसिप्लिन नहीं था। मैं था उनकी क्लास में बैठा था, डिसिप्लिन नहीं था, हल्ला करते थे लोग, पढ़ाते थे लोग हल्ला करते रहते थे। उसका उसी समय फिर आर में तरह मुझे मौका मिला, मटरू सर बहुत विद्वान, लेक्चर की तरफ वो बता गए, लोगों को क्या हुआ पता नहीं। लेकिन पंडित जी, श्रीकांत पंडित शराब स्कूल पढ़ाते थे, वो एक एक को खड़ा करके पूछते थे। बहुत अच्छा वातावरण होता था, हम लोग दौड़ के पहुंचते थे। तो टीचर शिक्षा का इस तरह से क्लासरूम में बना के रखे, प्रेमपूर्ण वातावरण और जानकारी युक्त वातावरण, कि बच्चे बरबस ही दौड़ते हुए पहुंचे, उनका ध्यान दूसरी ओर नहीं जाए। तो मैं है कि शिक्षक को, शिक्षार्थियों का ध्यान शिक्षण की ओर, ऐसे लगा मुझे उनको आना चाहिए। बहुत दुरूह है शिक्षक का कार्य। आपने तमाचा मार दिया बच्चे को उसकी गलती पर, ये बड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। असफल टीचर आपको कह दिया जाएगा।
और आजकल तो और ज़्यादा गार्जियन भी आ जाएंगे उसके पक्ष से। इसलिए शिक्षकों का अति महत्वपूर्ण कार्य है कि वो सब चीज़ छोड़ दें, प्रेमपूर्ण वातावरण में पढ़ावें। आपको अध्ययन करना चाहिए साइकोलॉजी का और एजुकेशन साइकोलॉजी का। अब दोस्तों हम आते हैं, ये तो पूरे राष्ट्र से अपने ज़िले तक आ गए। तो शिक्षा की दशा दिशा ये थी जो हमने बताया, और एक पैमाना है लिटरेसी रेट। तो हमारे देश का शिक्षा में लिटरेसी रेट है 74%। हमारे राज्य का 69% था, अभी कल ही आया कि 81% हो गया है। और हमारे देवघर जिले का लिटरेसी रेट 11 की जनगणना के अनुसार 66%, लगभग एक इधर हो सकता है, देख लीजिएगा उसको। लेकिन हमारे समाज का, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कितनी जनसंख्या है, कितने लोग मैट्रिक पढ़े, कितने साक्षर, कितने निरक्षर, ये पता नहीं है किसी को। तो फिर कैसे इसका हम तय करें? तो जो कुछ है हमारे पास हम देखते हैं उसके अनुसार हम बता रहे हैं शिक्षा की दिशा। एक समय था हमारे समाज में, देवघर में अनेक टीचर हुआ करते गली गली में। आज टीचर की बहुत कमी हो गई है, अब गली गली इंजीनियर हैं, बढ़ गया स्टेटस, काफ़ी इंजीनियर हमारे समाज में। हमारे समाज में कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी भी हैं, उच्च पदों पर हैं। जैसे गणपति बाबू का लड़का अभी डीआईजी के पोस्ट पर है रेलवे मंत्रालय दिल्ली में। उसी तरह से कुंदन चरण मिश्र एसपी हैं सीआरपीएफ में। ये सब गौरव की बात है। अभी हमारे एक बच्चे विनय नारायण खवाड़ के लड़के ने जेईई मेन किया, गौरव की बात है, सीना ऊंचा हो गया। उसके पहले जितेंद्र जवाड़े के लड़के और फूलो खवाड़ के लड़के ने एनईटी नीट शायद एग्ज़ाम किया, वो भी गौरवपूर्ण बात है। इस समय कई लड़कों ने इंजीनियरिंग भी किया है, जेईई तो वही एक थे अंडागढ़ से, और कुछ लोगों ने बंगाल में किया अच्छा पोजीशन करके, वो सब भी काफ़ी प्रेरणादायी है। अभी हमारे समाज को चाहिए कि दो बातें शिक्षा के संबंध में, शिक्षा में दो बातें कि जैसे ही मैट्रिक पास करने के बाद इंटर में जाते हैं हमारे समाज के लड़के, उनको बाहर भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए। तो क्या नाम है एक राजस्थान में, कोटा, रांची जाते हैं, पटना जाते हैं, और फिर बोकारो जाते हैं। यहाँ पर चाहिए अपने समाज को कि यहीं पर देवघर में ऐसा एक इंस्टीट्यूट खोला जाए जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल का कोचिंग हो। अब तो बहुत कुछ सुविधा हो गई है, ऑनलाइन भी हो सकता है, दिल्ली से या जहाँ से भी उसके विशेषज्ञ वहाँ से ऑनलाइन करके उसको पढ़वाया जा सकता है, ताकि हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएं। जो गरीब हैं उनको पैसा उतना कहाँ से आएगा, वो यहाँ दिया जाना चाहिए। और एक दूसरा स्टेज आता है आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन करने के बाद उनको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो जनरल कंपटीशन भाग ले सकें और आगे बढ़ें। तो यहाँ अब यहीं पर फिर से मैं कहूँगा कि अपने समाज, अपने सामाजिक संस्था को सोचना होगा इसमें। यहाँ भी कोचिंग की ज़रूरत होती है, कोचिंग खुले यहाँ पर। शिक्षा में यदि कुछ सुधार लाना है तो ये काम बहुत ज़रूरी है समाज में, समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है कोचिंग इंस्टीट्यूट। इसको तो दुनिया भर का खुला हुआ है, संस्कृत कॉलेज भी है, संस्कृत जिसको पढ़ना है, तो हमें यही कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है तत्काल, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद अब अपने समाज की शिक्षा का बैरोमीटर क्या है, कैसे समझें कि हमारा समाज कितना शिक्षित है? तो व्यवहार, शिक्षा जो है वह व्यवहारिक चेंज लाता है। कहते हैं ना कि विद्या ददाति विनयम, विद्या शिक्षा से ही आती है, विनय शिक्षा से ही आती है। नमन्ति गुणिनो जना, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति फलिनो गुणिनो जना। जिसमें गुण आ जाता है वो झुक जाते हैं, जैसे कि फल आने पर डालियां झुक जाती हैं। तो अब अपने समाज में हम देखें कि कैसा अनुशासन है हमारे बच्चों का, कितना गुण उनमें विकसित हुआ है। कुछ को तो बोलते सुना जाता है, कितना औकात सुन बेटा दिखिल हूँ। तो ये एक हमारे अनुशासन का परिचायक लगता है। तो दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सुधार की ज़रूरत है, शिक्षा के द्वारा सुधार की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को
सबसे पहले अपने परिवार में शिक्षा की जरूरत है। माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। बच्चे को बाहर न जाने दें, बाहर में कलुषित वातावरण है। जो बिगड़े हुए बच्चे के साथ हमारा बच्चा यदि उसके साथ आदान प्रदान करेगा, विचारों के साथ बैठेगा, बोलेगा, तो बिगड़ेगा। सास रंगे गुना दो साथ। इसे कैसे रोका जाए? इसको रोकने का अभी तत्काल एक ही उपाय है कि सभी परिवार अपने बच्चे को संस्कार दें, ताकि गलत बात उसमें नहीं आवे। ये बहुत जरूरी है। दूसरा है इसका, जो कि होगा कि नहीं होगा पता नहीं, कि गुरुकुल शिक्षा के अनुसार हमारे यहाँ शिक्षा पूर्ण रूप से रेसिडेंशियल, समाज के कलुषित वातावरण से दूर। बच्चे जो इनरोलमेंट हो उनका प्राइमरी से फर्स्ट क्लास से, पहले क्लास से वो निकले सीधे 12वीं में अब है, तो उनको इन कलुषित वातावरण से नहीं हो सकता। खैर ये तो दूर की बात है, सरकार करेगी। मैंने बताया कि कोठारी कमीशन ने कॉमन स्कूलिंग का भी रिकमेंडेशन किया है, जो हो सकता है कभी लागू होगा। वास्तव में लागू किया है सब रेसिडेंशियल स्कूल, प्राइमरी टू सेकेंडरी रेसिडेंशियल का ही प्रोविज़न है, लेकिन सरकार के पास उतना पैसा नहीं है। लेकिन जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें सरकार ने 6% अपने जीडीपी का, इनकम, नेशनल इनकम का 6% खर्च करने की बात कही है। अब देखिए आगे क्या होता है। यदि वो होता है, 6% खर्च किया जाता है, तो मैं सोचता हूँ लगभग सभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल रेसिडेंशियल हो जाएंगे। तो फिर समाज के बच्चों को अलग से शिक्षा देने की जरूरत, अलग केयर करने की जरूरत नहीं होगी। अब आते हैं हम कि अब हमारा क्या कर्तव्य हो सकता है समाज के प्रति। हम अपने समाज को देखें, शिक्षा है भी और जो नहीं है, इन सब को देखें तो हमारे समाज में अनेक कुरीतियाँ हैं, अनेक कुरीतियाँ आगे आपकी जो खर्ची भी हैं। शिक्षित इतने लोग हैं, फिर भी वो कुरीतियाँ क्यों रह गई हैं? अब देखिए एक उदाहरण, एक बेटी का बाप शादी कराता है बेटी का, कितने दुख से, कितना खर्च पड़ जाता है, सारा खर्च उसी को, बेटी के बाप को ही सारा खर्च करना है। कोई देखने वाला से, कोई रोने वाला उसके सहारा नहीं। यह कैसा समाज जिसमें एक ही का शोषण हो रहा हो? इस समाज को बदल देना चाहिए, सारे फिजूल खर्च को हटा देना चाहिए। यही नहीं, शादी के बाद यदि बेटी को संतान होने वाला तो वहां भी दीजिए, सधोरी दीजिए, वो बच्चा हो गया तो उसको विदाई दीजिए, डाला दीजिए। कहाँ से करेगा? बेटी का बाप बेचारा परेशान हो जाता है, बेचता है, अपना संपत्ति बेचता है, बंधक रखता है, कर्ज लेता है। एक ने तो अभी यही इसी साल किया कि उनकी बेटी को बच्चा होने वाला, उन किसी को कहा नहीं, बाहर में लगेगा सधोरी, खर्च होगा। चुपचाप अस्पताल में गए, अपना होकर के ले आए, छठियारी से बच्चे बेचारे क्या करते? ये लज्जा की बात नहीं, इस पूरे समाज के लिए है, ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। कब हम जागेंगे? कब इन गलती, कमियों को हम दूर करेंगे? शिक्षा का ये पैमाना है, जब तक पूरा समाज शिक्षित नहीं होता है। अब विशेष करके महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं इन कुरीतियों में, फिजूल खर्चों, महिलाओं का ही ज्यादा रहता है। महिलाएं कहती ये तो देखने लायक नहीं है, दूसरेगा सब, इतना दीजिए, ये दी, इतना बड़ा बाटी दीजिए, कोई यूज नहीं है। दूध पीने का बाटी इतना बड़ा कासा का दीजिए, कोई यूज नहीं है, उसमें रखा जाएगा। परात दीजिए, रखा जाएगा, वो घड़ा दीजिए, रखा जाएगा, कोई यूज नहीं है। यूजफुल चीज दिया जाना चाहिए, बाकी चीज को हटा देना चाहिए। ये मेरा कहना है। यदि कभी हमको समय मिला, शरीर ने साथ दिया आफ्टर रिटायरमेंट, तो समाज में यदि कोई मंच मिलता है तो मैं इस सब के लिए काम करूंगा। और अंत में ये कहूंगा कि अभी समाज की जो दशा है शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। इसमें काफ़ी सुधार की जरूरत है। उसमें हमारे विशेषकर जो गार्जियन हैं, जिनके बच्चे हैं, जो बिगड़ गए, सब बिगड़ गए, वो बन गए, बहुत बॉस बन गए हैं। ये सब हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। हम लोग बाहर जाते हैं, सुनते हैं तो बड़ा खराब लगता है। इसे सब के लिए अलार्म का समय है, इसको सुनने, सावधान हो जाएं और अपने बच्चे को पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है, अच्छा संस्कार देना है। पूरा समाज, हमारा सामाजिक वातावरण प्रेमपूर्ण हो जाए और देखने पर लोग कहे कि बरबस ही, हमारे तो, हम लोग तो पंडित हैं, पुरोहित हैं, यजमान देखे तो बरबस देखकर ही झुक जाए। हम क्या करते हैं? अपने यजमान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार, दूसरे यजमान को गाली देते हैं, धक्का देते हैं। क्यों?
वो भी तो हमारे यात्री हैं थे यहाँ के। सबके साथ सही बात होना चाहिए, व्यवहार हमें ये देखना होगा। तो दोस्तों, अंततः मैं यही कहूँगा कि पूरे देश की शिक्षा की दशा और वर्तमान दशा का हमने एक अध्ययन किया, परिवेशन किया आप लोगों के सामने। इसमें हो सकता है बहुत कुछ छूट गया हो, और ये डिबेट का विषय है, किसी के दृष्टिकोण से ये कम लगता हो, किसी के दृष्टिकोण से ठीक लगता हो, ठीक है। जो भी इसमें से आएगा सबके पास से उसको मैं सिरोधार्य करूँगा। आगे कभी भी शिक्षा पर होगा तो फिर आने की कोशिश करूँगा। इसलिए अब हमें और भी बहुत कुछ करना के माध्यम है, कहीं ना पैनासिया है, रामबाण है, किसी भी समस्या को दूर करने का यह रामबाण है। शिक्षा अचूक है ये, इसलिए शिक्षा को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जय हिंद जी। हाँ, और अंत में मैं एक बात और घोषणा करता हूँ कि आनंद, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी टीम के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम समाज को नई गति देगा। इसके पहले भी तुमने एक और कार्यक्रम चलाया था, सांस्कृतिक गायन। उस गायन का तो बहुत अच्छा रहा। उसमें मैं और थोड़ा सा चाहूँगा कि समाज के जो गायक वृंद हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, उसका एक कंपटीशन हो और एक फाइनल फिगर आवे उसका, ये और अच्छा होगा लोगों के लिए। और तुमने तो ये शिक्षा का विषय ला करके तो अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है। एक और इसी तरह से नितेश तिवारी ने किया है, जल ही जीवन है, ऐसा कुछ है। हाँ, वो भी बहुत अच्छा समीचीन विषय है, बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों ने जो किया है वह समाज के लिए अपूर्णीय है। समाज इसको क्या कहें, तहे दिल से इसको हम धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य है। ऐसा करते रहो आनंद, ऐसा करते रहो। समाज को जगाना होगा। यह समाज हमारा जो है बहुत शक्तिशाली समाज है, इसको सही दिशा की जरूरत है। सही दिशा की हमें देना इसको जरूरत है। कैसे हो सकता है? अपने समाज को सही दिशा देना होगा, और हम लोग ही दे सकते हैं इसको। जो शिक्षित लोग हैं वही दे सकते हैं, ना कि सड़क छाप लोग दे सकता है, ना कि वीआईपी लोग दे सकता है। इसलिए बहुत अच्छा तुमने काम किया है आनंद, और करते रहो। चरे बेती चरे बेती। जय हिंद। हेलो, पानी भी लाओ। फिनिश काटे।